नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और फाइनली जो हमने जैसा आपको बोला था यहाँ पर PYQ प्रिंटर आने वाला है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका जो आज यहाँ पर पार्ट 1 होने वाला है। और जो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर BSc मैथ का जो यहाँ पर पेपर आया था यहाँ पर 4 अक्टूबर 2021 का यहाँ पर BHU एंट्रेंस का जो पेपर यहाँ पर हुआ था उसका ये यहाँ पर पार्ट 1 है। पार्ट 1 में करीब हम यहाँ पर आपसे 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 2 यहाँ पर आएगा उसमें टोटल 30 क्वेश्चन और कवर होकर आपके जो 50 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर पूरा डिस्कस हो जाएंगे। पूरा एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ट्रिक्स बताई जाएंगे किस तरह आपको यहाँ पर सॉल्व करना चाहिए था, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इस यू सेट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी BHU का जो पेपर के यहाँ पर लेवल रहता है वही मोर और लेस यहाँ पर आपका CU सेट कराएगा। क्योंकि जो CU सेट यहाँ पर कराएगा ऐसा माना जा रहा है कि वो NTA कराएगा और BHU का 20 साल का पेपर जो NTA ने कराया था। और पेपर का लेवल जो रहता है वो लगभग वहीं पर रहेगा, क्योंकि मैथ्स का आप देंगे तो सिलेबस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप पूरा जब आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है, आपने पढ़ लिया है, तो आप इस PYQ को लगाकर इसका जो अपने जो भी मेहनत यहाँ पर है कि उसका आप डबल कर सकते हैं अपनी मेहनत का, और आपका एंट्रेंस जो है वो आराम से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सपोर्ट काफ़ी दीजिए। काफ़ी ये पहला पार्ट है PYQ प्रिंटर, जो कि मात्र आपको इसी चैनल पर यहाँ पर ई गाइडेंस चैनल पर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ यहाँ पर हमने चालू की है, तो आप सबका सपोर्ट से ये सीरीज़ काफ़ी आगे जा सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था एलिप्स का क्वेश्चन। ये आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये क्लास 11th की क्वेश्चन ये बिलोंग यहाँ पर करता है। उन्हें सिंपली जो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि भाई आपको वर्टिसेस दिए गए हैं और यहाँ पर आपको इसेंट्रिसिटी दी गई है। तो इसेंट्रिसिटी और वर्टिसेस पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई जो आपका इलिप्स होता है उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है उसका एक शॉर्टकट होता है। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत, आप यहाँ पर याद कर लीजिए। यहाँ पर शॉर्ट, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट का स्क्वायर होता है और यहाँ पर लार्जर साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब आपका यहाँ पर वर्टिकल एलिप्स रहेगा, यानी जब आपको ये वाला एलिप्स रहता है तो इस केस में आपका क्या रहता है, ए ग्रेटर देन बी रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वर्टिकल जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो मेजर एक्सिस हो जाती है, तो इस केस में ए बड़ा हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में इसेंट्रिसिटी में जो शॉर्टर होगा, जैसे यानी जब आपका ये वाला एलिप्स होगा तो इस केस में आपका ये फॉर्मूला जो रहेगा यहाँ पर शॉर्ट की जगह आप यहाँ पर बी पुट कर देंगे और लार्जर की जगह आप ए पुट कर देंगे। ठीक है, वहीं जब आपका वर्टिकल एलिप्स हो जाता है, इस तरह का एलिप्स हो जाता है, तो इस केस में आपको पता है बी ग्रेटर देन हो जाता है, तो इस केस में शॉर्टर जो होगा ए हो जाए, तो शॉर्टर की जगह आप ए पुट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ मिटाकर कि भाई जब आपका ये वाला एलिप्स रहता है, ध्यान से देखिए, इसको मैं जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत आसान ही कॉन्सेप्ट है ये। मतलब जब आपका ये वाला एलिप्स रहेगा तब आपका जो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि 1 - b² / a², जब आपका ये वाला एलिप्स रहता है। लेकिन जब आपका एलिप्स इस तरह का हो जाता है, ये वाला जिसे मैं नीचे यहाँ पर बना रहा हूँ, यदि आपका एलिप्स इस तरह वाला हो जाता है तो इस केस में जो आपका इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका 1 - b² / a²। ठीक है, वो सॉरी a² / b² आपके यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, a² / b²। तो बस ये आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता रहना था। और एक जो कॉन्सेप्ट इसका और यहाँ पर है कि आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए थी कि जो आपका वर्टिसेस होता है, यानी जैसे आपका ये एलिप्स है, इसका जो वर्टिसेस होता है, ठीक है, इसका आपको पहले ये पता होना चाहिए, ये जो साइड साइड होते हैं ये आपके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, ये जो बीच में होता है ये आपका सेंटर होता है। सेंटर को हम डिनोट करते हैं x1 y1 से, ये भी आपका सेंटर होता है। ये जो लेंथ होती है वो b होती है, ये लेंथ जो होती है वो c होती है, और बीच में यहाँ पर फोकी होता है, और सेंटर से फोकी जो डिस्टेंस होता है वो आपका यहाँ पर c होता है। तो ये छोटी सी यहाँ पर एक चीज़ थी, इसी के बदले क्वेश्चन करना था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है दोनों वर्टेक्स का। ठीक है, दोनों वर्टेक्स का क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। बस इसी दो कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चन जो है आराम से यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नीचे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो यहाँ पर दिया गया है कि भाई यहाँ पर आपने प्लॉट के 2,4 यहाँ पर आपने प्लॉट कर दिया, यहाँ पर 2,2 प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं स्केच बदल लेता हूँ कि b ग्रेटर देन a है, तो इसके में इसेंट्रिसिटी का जो यहाँ पर फॉर्मूला होगा वो होगा 1 - शॉर्ट लार्ज स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a² / b²। सेंटर जैसे कि आप जानते हैं मिड पॉइंट होता है, तो सेंटर की जो आपको वैल्यू पता चल गई 1,1 यानी आपको x1 y1 की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई है। अब यहाँ पर आपने देखा, जब आपने प्लॉट किया तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये 2b हो जाएगा।
टू बी क्योंकि मेजर एक्सिस आपका ये बन गया है, तो टू बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला सब निकाल सकते हैं, 2, -2 डिस्टेंस निकालेंगे 6 आ जाएगा, यानी टू बी इक्वल टू यहाँ पर 6 आ गया है, तो बी इक्वल टू 3 आ गया, यानी बी स्क्वायर आप निकालेंगे तो वो यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर बी की वैल्यू पता चल गई 9, और आपको x1 y1 की वैल्यू तो पता ही है भाई कितनी है, वो है आपकी 2, 1 है। आपको ई निकालना है तो इस केस में बी ग्रेटर देन ए के केस मैंने बोला था ऊपर शॉर्टर होता है, तो आपने ए पुट कर दिया, नीचे बी स्क्वायर पुट कर दिया। वो यहाँ पर सारे तो आपने ए की वैल्यू दी ही गई थी, पुट किया, आपको ए की वैल्यू जो आ गई 8 यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर ये फार्मूला आपको आता होता है जब ओरिजिन शिफ्ट रहती है तो उस केस में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो x1 y1 की वैल्यू पता चल गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी और डायरेक्ट आपका आंसर ये आ गया जो कि आपको यहाँ पर टिक लगाना था। तो काफ़ी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छे लेवल क्वेश्चन था जिसको यहाँ पर जानकारी नहीं रहेगी इसेंट्रिसिटी वगैरह की, और इस एलिप्स भी जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस को ना देख रहे यहाँ पर वर्टिकल को दिया गया था, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये था, उसको आप लगा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जो मैं आपको थर्ड मेथड से बताऊँगा, इस सेकंड क्वेश्चन है, इसको मैं आपको 3 मेथड गिन कर आपको बताऊँगा, तीनों मेथड में आपको कोई भी अच्छा लगता हो तो आप ले सकते हैं। पहला जो डायरेक्ट है वो फार्मूला मेथड है कि आप डायरेक्ट अगर आपको 2 लाइन दी गई है और आपको उसका इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना रहता है तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस फार्मूला के यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये। ठीक है, इस फार्मूला डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं x1 y1 z1, यानी जो पॉइंट वहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, यदि ये प्लेन दिया गया है आपके पास और यहाँ पर कोई लाइन लाई करती है तो भाई उस लाइन पर जो पॉइंट लाई करेगी वो प्लेन पर ज़रूर लाई करेगी, तो यहाँ पर इसका कोई भी लाइन का आप पॉइंट लाई कर सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। तो x1 y1 z1 की आपको वैल्यू पता चल गई। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज़, ये लाइन की क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं। कैसे आप पता करते हैं यहाँ देखिए। ठीक है, तो ये जो होता है नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया रहता है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के, ये वो वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो होता है ये चीज़ जो होता है वो आपका डायरेक्शन रेशियो शो करते हैं, यानी लाइन की डायरेक्शन क्या है वो शो करता है। और ऊपर जो x के बगल यहाँ पर दिया रहता है x 7 3 ये सब जो दिया गया है ये दिखाता है पॉइंट, मतलब उस लाइन पर पॉइंट क्या है, और क्योंकि लाइन प्लेन पर लाई कर रही है तो वो पॉइंट भी जो होगा यहाँ पर आपका प्लेन पर लाई करेगा। ठीक है, जैसे ये प्लेन हो गया आपका, ये 2 लाइन दी गई है, ये इनकी डायरेक्शन रेशियोज़ हो गई। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर इस पर लाई करता तो प्लेन पर लाई करेगा। तो x1 y1 z1 5 7 3 ले लेंगे, a1 आपकी 4 हो गई, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, b2 है, c2 है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर वैल्यू पता चलेगी, आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए उसका वैल्यू, इक्वेट कर दीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या है वो जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड मेथड बहुत अच्छा मेथड है, इसको जो होता है कई बच्चे यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला तो आप भूल सकते हैं क्योंकि आपका वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फॉर्मूले रहते हैं। सीधा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये 2 लाइन देखिए आपकी यहाँ पर दी रखी है, तो भाई लाइन अगर प्लेन पर लाई करती है तो उनका जो वो प्लेन का जो आपका नॉर्मल होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। भाई यहाँ से भी परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को पाने के लिए इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो आपको प्लेन का यहाँ पर क्या मिल गया, आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया। नॉर्मल वेक्टर प्लेन का मिल गया, पॉइंट आप किसी भी लाइन के यहाँ पर पता कर सकते हैं। 5 7 3 भी लाई करता था और दूसरी लाइन है तो वो भी लाई करता है, ये पता चल गया। अब ये डायरेक्ट फार्मूला लगता है प्लेन इक्वेशन फाइंड करने के, RN = a.n, तो उसको हम पीछे ले आएंगे तो n.r - = 0 हो जाएगा। तो r यहाँ पर ये होता है भाई, यही आपको निकालना है। सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, n की वैल्यू आपको पता ही थी, r की जगह ये पुट करते हैं और a की जगह क्या पुट करते हैं आप, जो भी यहाँ पर पॉइंट लाई करता है। आप यहाँ पर देखिए वैल्यू मैंने पुट किया और यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, थर्ड मेथड क्या होता है, थर्ड मेथड भी काफ़ी अच्छा है बट ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। डायरेक्शन वेक्टर जैसे कोई भी यहाँ पर प्लेन दिया गया है, ये यहाँ पर लाइन है। ठीक है, तो इनका जो डायरेक्शन वेक्टर रहेगा, जैसे ये यहाँ पर वो नॉर्मल हो गया प्लेन का। ठीक है, तो इनका जो प्लेन का जो नॉर्मल है ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो से परपेंडिकुलर है, मैंने बताया था। तो भाई जब कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होती है, 2 वेक्टर जब एक दूसरे के यहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, क्योंकि इस केस में cos 90 = 0 हो जाता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप 0 कर सकते हैं। तो यदि मैं मान लूँ कि भाई जिस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो a, b, c है, तो आप उससे इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे उनके डायरेक्शन रेशियोज़ के लाइन के 4 4 5 का, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद ये मेथड आप लर्न किए होंगे
क्लास 10th में इस मेथड से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि पहले ए को आप लिख लेते हैं, फिर ए को यहाँ पर आप हाइड कर लेते हैं, ए को आप हाइड कर लेंगे, फिर जो बचा यहाँ पर 4b53 बचा आप उसको वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला लिखते हैं उसके पहले आप ध्यान रखिए कि नेगेटिव साइन जरूर लगती है, नेगेटिव साइन लगा के तब बी लिखेंगे। अब बी को आप छिपा लेंगे तो बचा जो आपका 7759 बचा, 47 और 5953 जो बचा वो आप लिख लेंगे। उसके बाद सी लिख लेंगे, सी को छिपा लेंगे तो जो बचा आपका 4741 आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको के वेरिएबल आप एक मान लेंगे, तो ए की वैल्यू आगे, बी की वैल्यू आगे, सी की वैल्यू आगे, x1 y1 आपको पता ही है कितनी दिन बार से हम बोल रहे हैं। फिर आपको इसी फॉर्मूला रख देंगे। इस फॉर्मूले ये आपका वेक्टर है, ये उसका नॉर्मल फॉर्म मतलब उसका सिंपल फॉर्म है यानी इक्वेटेड फॉर्म है। तो इसको आप इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये लिखा जाता है, इसमें आप ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आपका यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी। तो ये भी मेथड काफ़ी यहाँ पर पॉपुलर है बच्चों के बीच में। मैंने यहाँ पर 3 मेथड आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन से आपको यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सिर्फ एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। क्वाड्रेटिक ये गिवन है, इसके बीच के जो यहाँ पर मेन इक्वेशन जो यहाँ पर दिया गया था वो यहाँ पर है π/2 अल्फ़ा और यहाँ पर पाई दिया गया था। यानी ये वैल्यू देखिए, इस वैल्यू को जो ध्यान नहीं दिया उसको क्वेश्चन यहाँ पर गलत होगा, फिर चाहे क्वाड्रेटिक हो। ये दिखाता है कि भाई आपकी जो भी यहाँ पर कॉस्ट, जो भी यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट शो कर रहा है। भाई आपको पता है हर क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन की वैल्यू अलग, जैसे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे साइन कॉस टैन कॉट सब यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। इस क्वाड्रेंट में मात्र साइन और कॉसेक, यानी साइन देता है तो साइन का जो उल्टा कॉसेक देता है ये आपको क्या करता है, पॉजिटिव देता है, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव देते हैं। इस क्वाड्रेंट आपका टैन और कॉट देता है और इस क्वाड्रेंट आपका कॉस और सेक देते हैं, ठीक है। तो इसका जो है मेथड था कि आपको यहाँ पर देखिए बढ़िया से आपको यहाँ पर सॉल्व कर देती है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर 2 रूट्स आते हैं, cos 3/5 माइनस 4/5। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है ये शो कर रहा है जो आपका अल्फ़ा रूट है वो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि जो cos होता है वो यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पर अपसेट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। यानी जो cos अल्फ़ा की जो वैल्यू है -4/5 आई, इसके बाद साइन अल्फ़ा की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्लाइड करते नीचे। निकालने के बाद आप यहाँ पर साइन अल्फ़ा और पूछा क्या, sin 2 अल्फ़ा, sin 2 अल्फ़ा होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें और यहाँ पर आंसर आपको मिल गया। तीसरा जो है कि आप यदि ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत लोग यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो यहाँ पर बीच में अंतर नहीं कर पाते, आप डायरेक्ट सुविधाचार्य मेथड यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यहाँ पर सब जानते हो -b + माइनस यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट रहता है, यहाँ पर टू डिस्क्रिमिनेंट डी होता है b² - 4ac यहाँ पर रहता है। ए बी सी की सबकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू को आप सेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉस जो रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में जो यहाँ पर कंडीशन दी गई थी π/2 a0 वो आपको फुलफिल यहाँ पर करें। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेके फर्दर ऐसे सॉल्व कर लीजिए जैसे आपको मेथड 1 मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद ये सबसे चिंदी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया था, मतलब कह सकते बहुत ही बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर मात्र ये दिया गया था साइन माइनस ये, तो कई बच्चे यहाँ पर 10 देख के 55 देख के भाई सबकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो कई बच्चे इसमें यहाँ पर नहीं कर पाए होंगे। तो इसमें आपको करना क्या कि भाई आपको जो फॉर्मूला जो है पता है आपको, ये साइन ए माइनस साइन कॉस बी कॉस ए, इन सबका कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता है। तो आपको करना क्या था, किसी भी एक क्वांटिटी को आपको यहाँ पर कन्वर्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि मैं कॉस को आप यहाँ पर साइन में बदल सकते थे। अब आपको पता है भाई कॉस 90 - थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा। इसका मतलब जो कॉस आपका साइन जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब जो आपको यहाँ पर कॉस 55 डिग्री दिया गया, इसको आपको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 55, यानी कॉस 55 डिग्री जो है आपकी वो किसकी इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, साइन 35 डिग्री। यानी आप बस यहाँ पर जो कॉस 55 डिग्री था वहाँ पर आप साइन 35 डिग्री देखते और उसके आगे प्रोसेस आप क्या करते वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता है 2 cos c + d/2 साइन सी माइनस d/2 क्यों होता है ये मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताया। नहीं cos 55 जो होता है वो साइन 35 इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट किया, यहाँ पर पुट किया, साइन से साइन यहाँ पर कट जाएगा, 2 cos 45 बचा, उसके बाद आगे यहाँ पर आपने कर दिया, आपका √2 जो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
है यहाँ पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ पर साइन कोसाइन का रूल यहाँ पर नहीं पढ़े रहते हैं। तो साइन का जैसे रूल होता है इसी तरह कोसाइन का भी यहाँ पर रूल होता है। तो बेसिक जो चीज़ आपको यहाँ पर साइन रूल लगता है, ठीक है। यहाँ पर अपने कलर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साइन रूल आपका आराम से लगता है। साइन रूल कैसे लगता है वो यहाँ पर पता है, ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी यहाँ पर लगता है। जहाँ पर ए और बी और सी जो होती हैं आपके ट्रायंगल्स की जो होती हैं साइड होती हैं। तो रेशियो दिया गया था, एंगल का रेशियो दिया गया था। तो भाई रेशियो का आप क्या करिए, एंगल को आप यहाँ पर 2x मान लीजिए, 3x मान लीजिए, 7x मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि इनको आपस में आप डिवाइड करें, रेशियो लेंगे 2:3:7 आ ही जाएगा। अब आपको यही भी पता है कि भाई ये ट्रायंगल की क्या है, एंगल है। तो जहाँ पे ट्रायंगल के एंगल की बात आती है आपको डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट घुस जाना चाहिए कि जो उनके सम होता है, उनके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 3x + 2x + 7x = 180 डिग्री हो जाता है। तो 180 डिग्री, या इसको आप पाई टर्म्स में लिख सकते हैं, रेडियन फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर लिखा गया है 2x + 3 इसको 180 डिग्री से आप इक्वेट कर देते ही तो x इक्वल टू जो होता है यहाँ पर π/12 आ जाता है। अब कई बच्चे यहाँ पर होंगे, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू आपने पुट की, साइन ए की वैल्यू sin 2x होता है तो sin π/6 आती है, 1/2 हो जाता है। sin b जो 3x है तो यहाँ पर 3 से करते π/4, फिर यहाँ पर 1/√2 आ जाता है। उसी तरह साइन सी 7x तो 7π/12 है। अब कई लोग यहाँ पर ये देखे काफ़ी वो हो जाएंगे भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करता है, तो आपको इसको सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। आप बस यहाँ पर दो मात्रा ए रेशियो बी निकाल दें, उसको ऑप्शन में देख लेंगे जो भी सही रहे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम में किए जाते हैं। एग्जामिनर को पता है भाई इस वैल्यू को अगर वो निकालने बैठेगा तो उसके कितने क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, तो इस तरह वो क्वेश्चन नहीं पुट करते हैं। वो जान जाते हैं अगर ये बच्चा अगर दिमाग होगा वो ए और बी का बस यहाँ पर रेशियो निकाल लेगा तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देगा, ऑप्शन वो उसी तरह यहाँ पर सेट करते हैं। तो आपको बस यहाँ पर यही चीज़ें करनी थी, ठीक है। तो a/1/2 b/1/2 कर लेते, आपको यहाँ पर मिल जाता आंसर, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर कैसे इक्वेट कर दिया। अब इसको यहाँ भूल दीजिए, इसको समझिए sin π 7π/12 यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर आप इक्वेट करेंगे, a की वैल्यू k/2 आएगी, b की वैल्यू k/√2 आएगी। तो इसका जो रेशियो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइड्स का a/2 यहाँ पर जो है इक्वेट करने के बाद इसको अब यहाँ पर डिवाइड के रेशियो आया, यानी k/2 रेशियो k/√2 आया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर 2√2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 से √2 का यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, इधर किस में यहाँ पर √2 बचेगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपको यहाँ पर √2 रेशियो 2 दिखा होता है वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आपको sin 7π/12 निकालने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ता। आपको साइन रूल निकालते हैं, सबको x मानते हैं, सम 180 डिग्री होता है, उसको x की वैल्यू आ जाती है। उसी तरफ साइन के सारे वैल्यू का वैल्यू निकाल के नीचे आप यहाँ पर पुट करते, क्योंकि नीचे यहाँ पर होता है एंगल होता है, साइन ए साइन बी साइन सी वैल्यू निकाल कर आप रेशियो निकाल लेते। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था काफ़ी यहाँ पर बोल सकते हैं ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी आपको ये ITF से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको बस एक चीज़ आप यहाँ कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। आपको NCERT का ये क्वेश्चन मान सकते हैं, बेसिस पे था। tan² - 1 tan² - y जो होता है आपका tan 1 -1 x - y/1 - xy होता है, ठीक है। तो मात्र बस आपको ये फॉर्मूला जिसको पता था वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेता है। x की जगह पर यहाँ पर आपको a/x दिया है, y की जगह पर आपको यहाँ पर b/x दिया गया है। वही चीज़ आपको यहाँ पर x और y की जगह पुट करनी थी और आंसर आ जाता। y/2 वैल्यू दी गई थी, बस आपको यहाँ पर इक्वेट ही करना था। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर इक्वेट यहाँ पर कर दिया गया है। अब इसको tan हटाने के लिए आप tan इन्वर्स ले लेंगे, दोनों तरफ tan लिया जाता है, ठीक है। रूल क्या होता है, जैसे आपको tan इन्वर्स -1 दिया गया है और कुछ वैल्यू यहाँ पर इक्वेट मान लीजिए π/2। यदि आपको tan हटाना है तो दोनों साइड tan ले लेंगे, तो tan इन्वर्स माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन इस साइड आपका tan लग जाएगा। तो tan दोनों तरफ यहाँ पर ले लेंगे तो उधर साइड से tan हट गया और इस साइड जो है आपका tan π/2 आ जाता। tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी यहाँ पर होती है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी कब आती है, जैसे आप कब बोलते हैं इन्फिनिटी, भाई 4/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी डिनोमिनेटर जब आपका जीरो, यानी डिनोमिनेटर जब भी आपका यहाँ पर जीरो होता है तब आपकी जो वैल्यू होती है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है। यानी 1 + ab² जो होता है ये आपका जीरो हो जाता है, 1 = ab/x। इसको सब इक्वेट करके आपका x = √ab आंसर आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर बस आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। यही कहते हो कि फॉर्मूला वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो वो काफ़ी अच्छा, उनका एप्लीकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका जब π/2 अपने की इन्फिनिटी है तो आपको समझ जाने भाई नीचे इन्फिनिटी कोई चीज़ कभी होती है जब आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो यहाँ पर जीरो। कई तरह की इन्फिनिटीज़ होती हैं, बट इस केस में जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तब यहाँ के आपकी इन्फिनिटी आती है। आप इक्वेट करते हैं, आपका आंसर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। ये है आपका यहाँ पर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बट ये आपका है बाइनोमियल, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक आपका चैप्टर है।
वो मतलब आगे यदि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो आप बेस थ्योरम तो ज़रूर पढ़ेंगे, आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी यहाँ पर पढ़े होंगे, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा टॉपिक है, ये प्रोबेबिलिटी से हर एक एंट्रेंस में इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ तक कि बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से भी यहाँ पर क्वेश्चन कई बार नहीं आते, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो एक टॉपिक दिया गया आपके हम एनसीईआरटी वगैरह में दिया गया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो वहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, इसमें होता है कि इसका बेसिक हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कलर यहाँ पर चेंज करूँगा मैं। इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो P इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर होता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई NCR समझाते हैं कैसे आया, P/R। ठीक है, ये यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं यहाँ पर कलर यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पर होता है कि भाई टोटल में यानी n जितनी बार उछाला जाता है, जितनी बार यहाँ पर गेम्स को कराए जाते हैं, जितनी बार उससे सैम्पल्स पुश कराए उसको n मानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो मान लिया जाता है कि आपका R जो है वो सक्सेस है यहाँ पर। ठीक है, R जो आपका सक्सेस डिनोट करता है, तो उसका मतलब जो यहाँ से सबट्रैक्ट कर n-R जो होता है आपका फेलियर को यहाँ पर डिनोट करता है। ठीक है, और इन दोनों का जो सम होता है, सक्सेस को आपको यहाँ पर P से डिनोट करते हैं और फेलियर को आप जो यहाँ पर Q से डिनोट करते हैं, और P और Q का जो यहाँ पर सम होता है वो 1 होता है। बहुत बेसिक चीज़ यही फॉर्मूला, पूरे मतलब बहने और प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। एंड टोटल होते हैं वेज होते हैं, मतलब किसमें उछाला गया यानी कितनी बार यहाँ पर वो गेम वो अकरेंस हुई है यहाँ पर n, तो R उसमें सक्सेस होता है, n-R उसमें का फेलियर होता है। सक्सेस को P से डिनोट करते हैं, फेलियर को यहाँ पर Q से, दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। अब आप देख सकते हैं कैसे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर किया है कि भाई n वैल्यू से यानी 6 बार यहाँ पर डाइस उछाली गई है। यहाँ पर सक्सेस यहाँ पर क्या यानी क्या आपको पाना है, आपको यहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको यहाँ पर 5 या 6 पाना है। तो भाई 5 और 6 यानी 6 आउटकम होते हैं किसी डाइस के, 1 आ जाए, फिर चाहे 2 आ जाए, फिर चाहे 3 आ जाए, फिर चाहे 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए या 6 आ जाए। ये उसमें से 5 और 6 यानी चेंज 2 है, यानी आपको जो सक्सेस है वो 1/3 की प्रोबेबिलिटी हुई। यानी फेलियर क्या होता है, P+Q इक्वल टू यानी 1 - 1/3 एंड 2/3 आ गया। आपको 5 और 6 एटलीस्ट निकालना है। ठीक है, अब उसको क्या इस फॉर्मूला आप लिख लिखा कि भाई NCR आपने बोला 6 या 2/3 6 - R 1/3 R हो गया। तो इस फॉर्म में आप यहाँ पर लिख लेंगे, आपको निकालना क्या है एटलीस्ट 1, यानी एक हो या एक से ज़्यादा। उसको आप कैसे डिनोट करेंगे भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एक हो या एक से बड़ा हो। आप ऐसे इसको नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या होगा एक से कम हो यानी 0 हो तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि एक हो या एक से ज़्यादा भी कई हो सकते हैं, आपको जो प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं वो ज़रा यहाँ पर देख लीजिए। कई लोग यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को यहाँ पर नहीं लिख पाते, इसको कैसे लिखा जाता है 1 - x इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने 1 को इंक्लूड कर लिया और 1 के बाद जितने भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपने सबको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, बट आपने 0 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। यदि आपको शॉर्ट में करना है ऐसे, आपको x ग्रेटर देन 1 करेंगे तो फिर आपको x इक्वल टू यहाँ पर 1 निकालना पड़ेगा, फिर प्लस x इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, प्लस x इक्वल टू 3 यहाँ पर करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए आप टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की 1 होती है, माइनस x इक्वल टू 0 यहाँ पर लेफ्ट करें तो 1 - x इक्वल टू 0 आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में किया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते 1 - P x इक्वल टू 0 यहाँ पर किया, फॉर्मूला वही निकल है NCR Qn - R P/R। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की, N की वैल्यू 6 है यहाँ पर, पूरा हमने यहाँ पर सॉल्व किया 1 - 2/3 6 यहाँ पर आंसर आपका आ गया। अच्छा क्वेश्चन था फिर भी। उसके बाद ये क्वेश्चन सबसे चिंदी क्वेश्चन बोल सकते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसकी लैंग्वेज इस तरह यहाँ पर देखे तो कोई बच्चा यहाँ पर एक बार सोचेगा कि हाँ थोड़ा सा कठिन है, बट इस क्वेश्चन के यहाँ पर क्या था कि भाई 3 हाउसेस यहाँ पर दिए गए इन सिटी, 3 पर्सन को यहाँ पर चूज़ करना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, टोटल सैंपल स्पेसेस यहाँ पर आपको निकालने पड़ते हैं, कितने वेज हैं। यहाँ पर 3 घर थे, ठीक है 3 घर, 1 घर 2 घर 3 घर, ध्यान से सुनिएगा। और 3 पर्सन भी मैंने कहा, पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी यहाँ पर है। ठीक है, अब भाई हो सकता है भाई ए क्या करेगा, ए या तो फर्स्ट पहले घर को चूज़ कर लेगा, ए या सेकंड घर को चूज़ कर लेगा, ए या थर्ड घर को चूज़ कर लेगा। एक प्रोबेबिलिटी ये बनी। दूसरी प्रोबेबिलिटी मतलब तीन यहाँ पर आ गए, ठीक है 3। उसके बाद हो सकता है बी पहला यूज़ कर ले, दूसरा यूज़ कर ले, तीसरा यूज़ कर ले, या सी पहला है दूसरा तीसरा। तो जो आपका टोटल सैंपल्स मैंने क्या बोला कि भाई ए क्या ले सकता है एंड बी एंड सी, तो एंड आता है तो एन यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेसिस आप निकाला तो यहाँ पर और सेंस बनेगा ही नहीं। तो टोटल जो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि भाई सबके पास यहाँ पर 3 मौके हैं, यानी 3 × 3 × 3 कर देंगे, यानी टोटल सैंपल स्पेसिस जो आपको आने थे वो 27 यहाँ पर आएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर पूछा क्या है कि सारे जो है यहाँ पर सेम घर के लिए यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रेस करूँगा, सारे जो है यहाँ पर सेम घर के लिए उपयोग यहाँ पर करें। तो ऐसा हो सकता है भाई ए जो है वो भी पहले के लिए अप्लाई यहाँ पर कर दे, बी भी जो है पहले को अप्लाई कर दे और सी भी जो पहले को अप्लाई कर दे। तो यानी ऐसी कंडीशन क्या बनी, एक बनी। या तो यहाँ पर और मैं यूज़ कर रहा हूँ, और के केस में यहाँ पर क्या होता है, एडिशन यहाँ पर होता है, एंड के केस में मल्टीप्लिकेशन होता है, या टोटल सैम्पल स्पेस। यहाँ में बोलो भाई ए बी सी, या पहले घर को साहब चूज़ कर सकते हैं, या आया यानी और आया एडिशन की, या ए और बी क्या हो सकते हैं, दोनों क्या है यहाँ पर सेकंड हाउस को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, या यानी यहाँ पर ऐड फिर से होगा, या वो क्या ए बी और सी क्या हो सकते हैं यहाँ पर तीसरे घर को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर फिर 1 हो गया। यानी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल आउटकम जो है आपके 3 यहाँ पर होगा, 1 + 1 + 1 3। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया यहाँ पर 3/27, यानी 1/9 जो यहाँ पर मार्क किया उसको यहाँ पर मिल गया था मार्क्स, ठीक है। तो टोटल सैम्पल स्पेस मिल रहा है कि भाई 3 सबके चांस 27 हुई। प्रोबेबिलिटी क्या, एक घर को चूज़ करेगा, ए मान चलिए इसको चूज़ कर लिया, बी भी सिक्स चूज़ कर लिया, सी भी सिक्स चूज़ कर लिया, सबके यहाँ पर एक चांस यहाँ पर है। भाई एक घर को तीनों लोग ने चूज़ किया तो एक, दूसरे घर को तीनों चूज़ कर लिया 2, तीसरे घर को तीनों ने चूज़ किया 3 है, 3/27 यानी 1/9। तो अच्छा क्वेश्चन इस तरह मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है। सबके जो फेवरेबल आउटकम है यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर टोटल ये हैं। ए बी सी कैन चूज़ हाउस 1, ऑल हाउस 2 सभी ने चूज़ कर लिया, सभी ने 3 हाउस चूज़ कर लिया, 3 फेवरेबल आउटकम यहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं, हाउ मैनी वेज 52 कार्ड्स इन विच 2 कार्ड्स आर किंग एंड 1 इज, मतलब कितने यहाँ पर आउटकम है। तो उसका यहाँ पर कई बच्चों के यहाँ पर टेबल है, इसका पीछे क्या होता है यहाँ पर, जैसे 52 कार्ड्स होते हैं, आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। मार्कर यहाँ पर चेंज कर लूँ, 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स में कितने लोग को ये पता ही नहीं कैसे ही होता है। तो यहाँ पर रेड होते हैं और एक आपका होता है ब्लैक। 52 कार्ड बताते हैं, रेड आपका 26 होता है, ब्लैक भी 26 होता है। ब्लैक को फर्दर यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो रेड को जब फर्दर डिवाइड करते हैं आपको 2 बनता है, एक बनता है हार्ट, एक डायमंड बनता है जो रेड के अंतर्गत आते हैं, एक ब्लैक में आपका स्पेड बनता है और क्लब बनता है। इसको इधर का मैं मिटा देता हूँ पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट की 13 और डायमंड की 13 जो कि रेड के अंदर आते हैं, मैंने बढ़िया से लिखा है, चार्ट बनाया है। उसको ब्लैक में यहाँ पर स्पीड और क्लब यहाँ पर 13 आते हैं। इन चारों को यानी हार्ट डायमंड स्पीड क्लब को यहाँ पर क्या बोला, सूट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, सूट बोला जाता है। और हर एक सूट यानी हर हार्ट डायमंड स्पीड क्लब में यहाँ पर 13 कार्ड्स यहाँ पर हो, तभी तो यहाँ पर 52 कार्ड यहाँ पर बनाएंगे। और उस 13 कार्ड में रहते क्या हैं, एस रहता है, किंग रहता है, क्वीन रहता है, जैक रहता है, और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ये सारे नंबर रहते हैं, ठीक है। यानी हर एक सूट में, यानी अगर मान लिया जाए कि हर एक सूट में आपका एक किंग रहता है, यानी हार्ट के अंदर एक किंग होगा, डायमंड के अंदर एक किंग होगा, स्पेड के अंदर एक किंग होगा, क्लब के अंदर यहाँ पर एक किंग होगा। इसी तरह एस, हार्ट में एक, डायमंड में एक एस होगा, स्पेड में एक एस होगा और क्लब में एक एस होगा, ठीक है। तो टोटल अगर एसेस गिने जाए यहाँ पर, जैसे नंबर ऑफ किंग यहाँ पर पूछा गया, तो नंबर ऑफ किंग एक एक सब में है, यानी 4 आपके किंग यहाँ पर हो गए 52 कार्ड में, और आपके 4 एस हो जाएंगे। यानी जो नंबर ऑफ जो है आपके 4 है, और उसमें चूज़ कितने करने हैं आपको, यहाँ पर 4 जो है रेड यूज़ करने थे, यानी 4 का सी करना है, तो कॉम्बिनेशन 4C2 हो जाएगा। और उसके साथ एंड लगा हो, भाई आपको 2 आने चाहिए, एंड आपका एक आने, एंड यहाँ पर लग रहा है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, और रहता है तो एडिशन यहाँ पर होता है। तो 4C × 4C1, उसके बाद हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन से यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व कर देंगे। तो इस टेबल को आप यहाँ पर ज़रूर से, इसको बिल्कुल भी यहाँ पर नेगलेक्ट ना कीजिए, अगर नेक्स्ट ईयर करते हैं। कई बच्चों को इस टेबल को बारे में नहीं पता रहता, तो मैंने यहाँ पर बना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं, PDF वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हार्ट डायमंड स्पीड क्लब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारे मैंने डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि 4% कैन चूज़, ये वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ठीक क्वेश्चन था। यहाँ पर कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी भाई, आपको यहाँ पर चूज़ करने कितने 4% को यहाँ पर चूज़ करना है। टोटल दिए कितने यहाँ पर है आपको, 3 मैन दिए गए, 2 वुमेन दिए गए, 4 चिल्ड्रन दिए गए। यानी आपको यहाँ पर मैन जो है यहाँ पर 3 दिए गए हैं, वुमेन जो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, चिल्ड्रन जो यहाँ पर 4 दिए गए हैं, ठीक है। चिल्ड्रन चूज़ करना है, मात्र 2 चिल्ड्रन हो, यानी 4 में से 2 चिल्ड्रन चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, ठीक है। उसके साथ 2% को और चूज़ करना है, वो 2% किसमें से बिलोंग करेंगे, वो मैन या वुमेन बिलोंग करेंगे। तो मैन और वुमेन ऐड कर कितने हुए, 5 हुए, 3 + 2 5,
और उसमें से सिर्फ 2 चूज़ करने हैं 5 से 2, यानी टोटल देखिए 2 + 2 4, यानी 4 प्रश्न को चूज़ करना है। टोटल कितने 5 4 9, 3 2 5 4 9। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कॉम्बिनेशन का मेथड अप्लाई करके आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। नीचे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सॉल्व करके भी लगा दिया है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, यहाँ मैंने वो क्वेश्चन लगाना यहाँ पर भूल गए। तो वहाँ पर बेसिकली बोला क्या था कि यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए थे, आपको 0 दिया गया था, 1 दिया गया था, 2 दिया गया था, 3 दिया गया था, 4 दिया गया था, और आपको यहाँ पर क्या करने थे, आपको यहाँ पर बेसिकली जो है 5 डिजिट नंबर आपको यहाँ पर बनाने थे। लेकिन उन 5 डिजिट नंबर में खासियत क्या होनी चाहिए कि वो जो नंबर हैं वो यहाँ पर 4 से डिविजिबल होना चाहिए था। अब आपको पता होगा डिविजिबिलिटी रूल, आपने छोटे क्लास पढ़े हो कि भाई 4 से वही डिविजिबल होती है। अगर लास्ट 2 डिजिट किसी भी डिजिट का 4 से डिविजिबल है तो पूरी जितनी डिजिट होती है वो 4 से डिविजिबल होती है। जैसे मैं बोले यहाँ पर नीचे मैंने 12 लगा दिया, इसके अगर मैं चाहे 5 लिख दूँ, चाहे 6 लिख दूँ, चाहे 7 लिख दूँ, यदि ये 12 से, देखिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, 512 भी जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। 6 लगा दो तब भी हो जाएगा, 9 लगा तो कुछ भी, लास्ट 2 डिजिट जो होता है यदि आपको डिविजिबल है 4 से तो पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर करना था बेसिकली, यदि आपको 4 से डिविजिबल, आपको 4 की यहाँ पर टेबल पढ़ लेनी चाहिए थी, ठीक है। टेबल पढ़िए 4 की, तो 0 4 4 को बेसिकली 0 4 लिखे, क्योंकि यहाँ पर 0 भी यहाँ पर डिजिट में दिया गया, 0 4 लिखिए। अब यहाँ पर आप 0 8 सोच रहे हैं, 0 8 आप नहीं लिख सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर 8 दिया ही नहीं गया, आपको सिर्फ 0 1 2 3 4 दिया, 0 8 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपको 1 2 हो गया, देखिए 1 6 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 6 आपको अलाउड नहीं था। फिर 20 हो गया, आपको 24 हो गया, डायरेक्ट देख टेबल ही तो पढ़ा गया। बीच में 28 क्यों नहीं, क्योंकि 8 आपको नहीं दिया गया है। उसके बाद बीच में 32 आया, फिर 36 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं आ सकता था। उसके बाद 40 यहाँ पर आ जाता। तो यहाँ पर आपने 4 की टेबल पढ़ ली, ठीक है। तो उसके बाद यानी टोटल आपका कितने यहाँ पर 6 यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद खास बात क्या है कि जितने भी आप 0 वाले चूज़ करें, यानी 0 4 2 0 4 0, जिनके पास एक 0 है उस केस में क्या रहेगी, आप 0 0 4 के यहाँ पर फिक्स कर देंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग 3 डिजिट बचा, 0 4 आपने फिक्स कर दिया, 3 डिजिट बढ़ा, 3 डिजिट कौन सा बचा आपका 1 2 3 बचा। यानी पहले को आपको 3 वे में भर सकते हैं, दूसरे के 2 वे में, तीसरे के 1 वे में, क्योंकि यहाँ पर रेपिटेशन अलाउ, अगर रेपिटेशन अलाउड होता तो यहाँ पर 3 × 3 × 3 हो जाता, बट यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड नहीं, इसलिए 3 × 2 × 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो 6, यानी जिसमें आपको 0 दिया है, 0 4 दिया गया है, 2 0 दिया गया है, 4, उस केस में आपका 6 6 6 यानी 3 बार 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया जिसमें नॉन जीरो, जिसमें जीरो नहीं है, उसमें अगर 2 प्लेस आपका 1 2, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला 1 2 ले, 1 2 फिक्स कर लिया, तो यहाँ पर पहले में सिर्फ आप 2 केसेस ले भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप 0 नहीं भर सकते। तो एक केस आपका कम हो गया, क्योंकि 0 भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो पहले प्लेस को आप 2 में भर सकते हैं। उसके बाद 2 डिजिट और बचे हैं, आपको मान लीजिए यहाँ पर 1, आपने यहाँ पर 3 भर दिया, तो 3 1 2 इस्तेमाल हो गया। 2 डिजिट बची तो यहाँ पर 2 चांसेस होगा, जब उसको भी आप इस्तेमाल कर दिया थर्ड के लिए 1 चांस बचा है, यानी 2 दूनी 4, यानी जिसमें आपका नॉन जीरो है, यानी आपका जहाँ पर 1 2 है, आपका यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो जहाँ पर भी आपका यहाँ पर 1 2 है, आपका 2 4 है, 3 2, उस केस में आपको यहाँ पर 4 4 यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी। तो टोटल आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपली क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया। तो टोटल नंबर डिविजिबल बाई 4 क्या होगा, 6 + 6 + 6 जो किससे है, और 4 + 4 + 4, यानी टोटल ऐड कर दिया, आपका 30 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको PDF वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सबकी वहाँ पर वो लेवल का नहीं था। उसके बाद यहाँ पर एक DE यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन था, ये काफ़ी यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था। y = mx + 4/m यहाँ पर दिया गया है। तो आपको भाई डिफरेंशियल इक्वेशन निकलना है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक ही यहाँ पर क्या दिया है, आपको कांस्टेंट दिया गया है, एक ही वेरिएबल आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको करना क्या था, मात्र एक बार आपको डिफरेंशिएट करना था, यानी dy/dx इसको करते तो ये हो जाता है m, और ये पूरा कांस्टेंट यानी 0, यानी आपको dy/dx की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको क्या मिल गई m, यानी आप m की जगह बस आपको dy/dx यहाँ पर पुट करना था, बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये भाई dy/dx के लिए यहाँ पर आपकी m यहाँ पर मिली है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करते, वही जो आपको y = mx + c, तो इसी में आपको m = यहाँ पर dy/dx पुट कर देते, यहाँ पर LCM वगैरह लेते, उसको सॉल्व करते, इक्वेशन वगैरह तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, डायरेक्ट आपको ये आंसर आ जाता। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का भले क्वेश्चन था, बट उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 3 3 वेरिएबल अगर डाल देते तो क्वेश्चन एडवांस लेवल का बन जाता, हाई लेवल का बन जाता, वो तब थोड़ा मुश्किल ही रहता, बट ये सॉल्वेबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं हम, एक एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये।
तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। तो आपको यहाँ पर दिया क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर गिवन, एक सॉरी नीचे चला गया ये। तो गिवन यहाँ पर क्या था, एक्स लॉग एस डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू। तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को भाई सेपरेट करना ही पड़ता है। तो डी वाई डी एक्स निकालने के लिए आपको एक्स लॉग एक्स से 70 में यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस में आपने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, डिवाइड करने में आपको एक्स लॉग एक्स यहाँ पर बचा, जो कि यहाँ पर 2/x आ जाए, दोनों डिवाइड करेंगे। अब ये फॉर्म किसका बन गया, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई प्लस क्यू के फॉर्म में बन गया, जिसमें पी वाई क्यू कॉन्स्टेंट होते हैं और ये फंक्शन होते हैं। आपने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था। उसके बाद जब आपने पी वाई क्यू निकाल ले तो आपको ये यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, जो एन सी आर टी बुक में दिया, वाई इंटू आई एफ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स सी। क्यू जो होता है आपको यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है आपका ई अंडर रूट पी डी एक्स होता है। ठीक है, पी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे हैं। पी इस क्वेश्चन देखिए है 1/x log x। तो यहाँ पर x log x आ गया। तो log x को यहाँ पर टी इसको सॉल्व करने log x टी मानते, तो dx बाई डी एक्स इक्वल टू टी आता। तो डी यहाँ पर ये डी टी बाई टी हो जाता, ई लॉग एक्स होता है। और एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि भाई अगर यहाँ पर ई और ई लगातार यहाँ पर दिए लॉग के ऊपर लगे हैं तो ये पूरा ये हट के यहाँ पर डब्बा बचता है, यानी ई है लॉग ई, कुछ भी ब्रैकेट के अंदर दिया रहेगा उसका हम यहाँ पर डब्बा ही आता है। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर log x आता है। उसको डायरेक्ट मैंने जो आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताया था उसमें यहाँ पर आप पुट कर देते y log x इक्वल टू 2x log x प्लस सी। इसको y log x करते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पर 2 बाहर निकाल लेते तो log x अपॉन डी एक्स यहाँ पर बचता। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ता, आपको यहाँ पर log x इक्वल टी लेना पड़ता। तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, डी टी हो जाता। तो यहाँ पर डी टी कर देते। अब यहाँ पर डी टी है, log x उसको क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। डी टी को log x जो है कांस्टेंट लगेगा, भाई एक्स के टर्म में है और टी के टर्म्स में है। तो log x जो है वो डिफरेंशियल के यहाँ पर बाहर आ जाएगा, डी टी टी हो जाता। टी किसको मैंने माना था, log x को माना, log x मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो 2 log x का स्क्वायर होकर सी हो जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर y के टर्म्स में निकालना, तो log x सब दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, आपको यहाँ पर आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन सी वगैरह जिसमें भी होगा ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई आपको पता होगा कि जितनी भी ऑर्डर डिग्री पता करते हैं उसमें जो ऑर्डर जो भी डिग्री होती है वो फ्रैक्शन यहाँ पर नहीं हो सकती, वो नेगेटिव यहाँ पर नहीं हो सकती, एनसीईआरटी में दिया है। तो आपको करना क्या था, आप डी वाई बाई डी एक्स एक साइड आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि देयर शुड बी नो फ्रैक्शनल नेगेटिव पावर, सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने एक तरफ कर लिया, ताकि इसका मैं स्क्वायर यदि कर लूँगा तो इसका स्क्वायर यदि मैं किया तो स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ पर रूट जो हट गया, उसको मैंने निकाल लिया बाहर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर यानी डी वाई बाई डी एक्स की सबसे बड़ी पावर डी वाई बाई डी एक्स, यदि डी स्क्वायर बाई वाई, यानी ये सब तो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। यानी सिंपल आपको जो हाईएस्ट पावर डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको ऑर्डर 1 बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर को डी स्क्वायर बाई डी एक्स बोला जाता है। और जो आपने यहाँ पर निकाला इस ऑर्डर कितनी के पावर रेज है, यानी अगर 2 की पावर रेज है तो ऑर्डर डिग्री 2 हो गई। यदि ये 3 के पावर रेज होता तो आपका ऑर्डर 1 होता, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री होती वो 3 हो जाती। तो यहाँ पर डिग्री 2 पर रेज हुआ तो आंसर जो होगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद ये सबसे यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रिक क्या करनी थी। कई लोग यहाँ पर एरिया वगैरह सोच के यहाँ पर डरे होंगे, देखिए आपको एरिया देखोगे हर जगह यहाँ पर सेम देगा, नहीं एरिया से कोई मतलब ही नहीं, एरिया तो फालतू में इस क्वेश्चन में यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। आपको बस यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर बस इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर जैसे ए और बी इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था। तो यहाँ पर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। एक्स इक्वल वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6 दिया गया है। तो वाई को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। मैंने बस आपको यहाँ पर क्या करना था, ये क्वेश्चन आपका एरिया अंडर कर्व का बचा ही नहीं, आपको बस ये आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला था क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की 2 वैल्यू है, क्वाड्रेटिक है, और उस एक्स वैल्यू किसी भी क्वेश्चन पुट करके आपको वाई की करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू मिल जाती है, जो भी रहता है आपका आंसर यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। मैंने इक्वेट किया यहाँ पर, ठीक है। इक्वेट करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, इक्वेट मैंने किया, एक्स की 2 वैल्यू पता चली, मैंने उसको वहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट कर दिया, वाई की 2 वैल्यू बची, वो आपका आंसर हो गया। काफ़ी यहाँ पर लंबा, जैसे मैंने यहाँ 20 करा, नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो 30 क्वेश्चन में रहेंगे डायरेक्ट। उसके बाद ये काफ़ी सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर करना क्या था कि यहाँ पर ये जो फॉर्म दिया गया इंटीग्रल, काफ़ी यहाँ पर 0a(f/x) dx के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसको यदि आपको 0 और a फॉर्म लेकर तो उसको आप आराम से 0a(f(a-x) dx भी लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इस फॉर्मूला को यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, यानी आपको जहाँ पर भी x रहता है उसकी जगह आप यहाँ पर a-x पुट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो x दिया गया था यानी x दिया, तो x की जगह आप क्या करते a माइनस, यानी आप जहाँ पर भी आपका x दिया है उसको आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पर π/2 माइनस एक्स, उसको क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। यानी जहाँ जहाँ भी i में यहाँ पर x था वहाँ पर आप π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ π/2 माइनस एक्स लिखा है तो यहाँ पर cos x आ गई सर। जब आप इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2y आएगा, 2y को जोड़ेंगे यहाँ पर पूरा ये क्या होगा कट जाएगा, 1 dx बचेगा, 1 dx यानी x ही बचा, x पर π/2 डालेंगे, 2y इक्वल टू π/2 और i इक्वल टू यहाँ पर π/4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर चेन रूल आपको अप्लाई करनी थी, y इक्वल टू साइन एक्स। इसमें चेन रूल में होता है क्या, आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन घुस के यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर दिया गया है बेसिकली, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, y इक्वल टू जैसे मैंने बोला यहाँ पर रेडी कलर आने देता हूँ। ठीक है, ऐसे y इक्वल टू साइन एक्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस साइन एक्स की यहाँ पर ख़ास बात ये है कि आप साइन को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर साइन एक्स यहाँ पर दिया गया है, तो डब्बा दिया है, इसको डब्बा मान लीजिए। बेसिकली आप करते कि यहाँ पर जैसे साइन एक्स दिया रहता है तो कॉस एक्स कर दीजिए, लेकिन इस एक्स की जगह अब यहाँ पर साइन एक्स दे दिया है, यानी साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन डब्बा को तो कॉस डब्बा आ जाता है, लेकिन डब्बे को अंदर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें, डब्बे के अंदर यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स कभी यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स को यहाँ पर किए तो यहाँ पर कॉस एक्स यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या है आपने कॉस साइन एक्स यानी साइन एक्स को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, कॉस साइन एक्स आ गया और साइन एक्स को अंदर से जो है उसको डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स आ गया। अब यहाँ पर बेसिकली क्या, इसको एक मान लेते इसको एक मान लेते, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ फॉलो कर लें, यू वी डैश जो होता है वो आपका यू डैश वी प्लस यू वी डैश होता है। तो जिसमें आप पहले आपको v को सेपरेट कर लिया, यानी cos x मैंने बाहर निकाल लिया, फिर cos x और sin x को मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, तो cos को डब्बा के डिफ्रेंशिएट करें, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, और cos के अंदर साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर cos यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर यानी व्यू को हम बाहर निकालते और cos x डिफ्रेंशिएट करके माइनस साइन एक्स आ जाता है। इसको मैं इस तरह यहाँ पर लिख सकता हूँ। मैंने इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में दी गई थी, y यहाँ पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म को मैं क्या करूँगा, इस तरह मैंने लिखा, साइन एक्स को मैंने यहाँ पर बाहर निकाला, नेगेटिव साइन लग जाएगा यहाँ पर क्योंकि माइनस है। इसको मैंने क्या किया यहाँ पर कि इस चीज़ को यहाँ पर मैंने साइन बाई कॉस एक्स फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि मुझे ये चीज़ मिल जाए, कॉस साइन एक्स मिल जाए। क्यों मिल जाए, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पर पता है कि भाई उसकी वैल्यू dy/dx है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर पहले लिख लूँगा मैं। अब जो बच्चा फूचा जो बनेगा वो यहाँ पर साइन बाई कॉस एक्स, ताकि मैं अगर इसको यहाँ पर कॉस एक्स कैंसिल करूँगा तो मुझे फिर से यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है dy/dx, इसकी वैल्यू जो यहाँ पर y है, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि y मैंने यहाँ पर पुट किया है, और यहाँ पर ये चीज़ की जो वैल्यू है tan x की वैल्यू है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो जूम आउट करके आप देख सकते हैं इसको एक बार में। ठीक है, तो ये था, बस आपको यहाँ पर चेन रूल लगाना था। उसके बाद इस यहाँ पर ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जो आपको यहाँ पर ये मानना था और इसको आपको यहाँ पर ध्यान से देखते हुए यहाँ पर y मानना था। ठीक है, यही चीज़ तो यहाँ पर कठिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्लोप यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया से स्लोप दिया गया है, 2 दिया गया, स्लोप की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है, यानी आपको dy/dx पहले निकालना पड़ेगा और उस dy/dx को यहाँ पर 2 दी गई है किस पॉइंट पे, 1,1 पर। ये इक्वेशन ऑफ कर्व यहाँ पर है, आपको dy/dx यहाँ पर निकालना है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यानी एक्स वाई को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट रूल पता चलेगा, ये निकल आएगा। एक्स वाई को आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी आप पहले x को बाहर कर लिया, फिर dy/dx हो गया। अब y को आपने बाहर कर लिया तो x अंदर आ गया, तो dx/dx 1 हो जाएगा, यानी x dy/dx, और यहाँ पर y हो जाएगा, p करेंगे, p कांस्टेंट है और x कैंसिल, dx/dx कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो यानी p हो जाएगा और q dy/dx यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, उसको dy/dx, x dy/dx, y, ये सब सारी चीज़ें आ गई। अब आपको स्लोप की वैल्यू दी गई थी 2 दिया गया था भाई स्लोप की वैल्यू, और x y 1 की वैल्यू 1 दी गई है। तो यहाँ पर करना क्या था, इस इक्वेशन में आपको, इस इक्वेशन में dy/dx वैल्यू 2 और x y की वैल्यू यहाँ पर 1,1 पुट करते डायरेक्ट आपकी इक्वेशन बन जाती है, यानी p + 2q = -3 यहाँ पर आ जाती है। अब हर ऑप्शन आपको मिलेट करना, जो भी पी क्यू की वैल्यू हर ऑप्शन दी गई थी वो उस पर पुट करते हो, देखते किस बार वाले में आपका यहाँ पर -3 आ जाता है। जिस बार -3 आ जाती है, जिस ऑप्शन में -3 आ जाता वो आपका यहाँ पर क्या होता, आंसर हो जाता आराम से। ठीक है, तो बस इसमें जो बच्चे परेशान होंगे वो इसी में परेशान हुए होंगे कि भाई एक्स वाई पी कैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, काफ़ी बड़ी यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है। तो यहाँ पर p + q 2q = -3 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं,
ये यहाँ पर जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यहाँ पर अप्लाई करना था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफ़ी लोग यहाँ पर काफ़ी टफ लगता है, तो उसका जो यहाँ पर फॉर्म जो बनता है वो मेनली यहाँ पर इलेक्ट रूल होता है। इलेक्ट रूल होता है यानी पहले आपको आई करना है यानी, ठीक है, उसके बाद एल करना है, उसके बाद ए करना है, फिर टी करना है, फिर यहाँ पर ई करना है। यानी पहले आपको आई टी यानी कोई वो आई टी फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, वो अप्लाई यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो है आपका पहले आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करें, फिर एल यानी लॉगरिथम दिया, पहले उसको आप 1 मानते, फिर आपका ए यानी फिर टी और फिर ई यानी ए आपका अलजेब्रा, फिर टी से ट्रिग्नोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया और एक आपके यहाँ पर अलजेब्रिक फ्रैक्शन दिया गया है। तो यहाँ अलजेब्रा को पहले हम प्रायोरिटी देते हैं, उसको 1 मान लिया। तो एक्स स्क्वायर को पहले फंक्शन बाहर कर लिए, फिर जो बचा उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर बाहर निकाले थे उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर इंटीग्रल जो यहाँ पर हमने माना था उसको करके उसका पूरा ब्रैकेट लेकर dx ले लेते हैं, जिसका 2x हो जाए, ये हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने इसको सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व किया एक्स कॉस एक्स में, फिर आपको एक्स को प्रायोरिटी यहाँ पर देंगे, एक्स कॉस एक्स बाहर आ गया, फिर dy/dx ये आप प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगा। तो उसमें वैल्यू आप पुट करें तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालना था, जैसे आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स जैसे दिया गया है, तो आप एक्स स्क्वायर साइन एक्स करते, डी एक्स करते, फिर उसके बाद dy/dx यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर लेते और फिर यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर करके आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते। तो ये इसका यहाँ पर शॉर्ट दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक सबसे यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेसिकली ये लिमिट का क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको यहाँ पर दिया गया fx इक्वल टू, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -16 एक्स -4, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 4, तो यहाँ पर जब आप डायरेक्टली 4 पुट करेंगे तो 16 - 16 4 - 4 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म अब आ गया यहाँ पर, यानी आपको यहाँ पर इसको चाहे फ्रैक्शन से मेथड सॉल्व कर दें या मोस्ट इंपॉर्टेंट एल हॉपिटल रूल्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉपिटल रूल आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगा आप करने के लिए, सिर्फ एन और डी को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना रहता है। यानी न्यूमरेटर में जो आपको वैल्यू देगी और डिनोमिनेटर में जो आपको वैल्यू उसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, 16 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 4 का यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, लिमिट x टेंड टू 4, बस यहाँ पर 4 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 4 = 8, यानी लिमिट की जो वैल्यू होगी 8 आ गई, ठीक है। लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, यानी लिमिट x टेंड टू 4 fx जो है यहाँ पर वो 8 आ गए। उसके बाद वैल्यू फंक्शन यहाँ पर 4 को वैल्यू फंक्शन भी यहाँ पर देखते हैं, f = 4 से इक्वेट करना रहता है लिमिट का, चल इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो x स्क्वायर k² -1 दिया गया, k² -1 = 8, k² = 9, यानी k जो होगा वो आपको +-3 यहाँ पर आएगा, आंसर आपका है। तो इसी तरह मैंने आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर के लिए, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या होगा, रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर कवर करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो उसका सारा जो वो PDF जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा, टेलीग्राम पर या तो मैं अपलोड कर दूँगा, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर PDFs की मिल जाएगी। तो मैंने बढ़िया से यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो वो पसंद यहाँ पर आया होगा, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। PYQ डिस्क्रिप्शन आप जरूर देखते रहे, पहला वीडियो है तो प्लेलिस्ट पे कह रहा था, तो अभी एक ही वीडियो आपको मिलेगी। सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वगैरह देख सकते हैं। PYQ स्प्रिंटर है जो कि आपको इस चैनल मिलेगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत